हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी मैपिंग सीरीज चल रही थी उसमें से जो आज का सेशन होने वाला है वो है यूरोप महाद्वीप के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक कोशिश ये रखी रहेगी कि यूरोप को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है, आपको नोट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो नोट्स आपको जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी IAS देवासी, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ जो आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो वो आपको प्रीमियम प्राइस में आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। हम ऐप पर अपडेट कर देंगे जो भी नोट्स है। बहुत ही कम प्राइस है। जिस बंदे ने जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखी है उनके लिए वो सब कुछ फ्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस है, तो आप उस पर नोट्स स्टडी विथ देवासी यानी स्टडी विथ देवासी है, वहाँ पर ऐप पे आप जाके वहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ ही बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट में रखना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा नोट्स देखने की बजाय पहले वीडियो देखो, उसके बाद आप नोट्स देखो, बहुत ही आराम से समझने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, यूरोप महाद्वीप है वो वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत कहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने ये नॉर्थ अमेरिका क्लियर कर लिया था, जैसे ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ अमेरिका था, ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, फिर हम अफ्रीका के ऊपर आए थे। अब जो आज का जो सेशन होने वाला है वो है यूरोप महाद्वीप, जो आप देख सकते हो। ये आपको जो स्लाइड के माध्यम से जो गोले के अंतर्गत दिख रहा है, ये हम इसको पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया, आप देख सकते हो, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात है, यूरोप के जस्ट नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये भूमध्य सागर है। अगर मैं इसको जूम करके बताऊं, जैसे ये अफ्रीका के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में आप देखोगे तो ये भूमध्य सागर है। इधर अटलांटिक महासागर आ जाता है, ये आर्कटिक महासागर का यानी बर्फीला क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हम वर्ल्ड इसमें यूरोप के मानचित्र में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अब एक एक करके यूरोप के पहले हम कंट्री पढ़ लेते हैं, शायद उसमें से आपका कंफ्यूज नहीं रहो, ताकि हम पर्वत श्रृंखला है, रिवर है, वो पढ़ेंगे तब आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक यूरोप महाद्वीप को आपको बहुत ही मैं अच्छी खासियत बताता हूँ। आपको नॉर्थ और साउथ के अच्छे ढंग से उसको रीड करना है। जो बीच वाला है उसका इतना आपको याद नहीं करना है। जैसे एग्जाम में अगर आप देखोगे, या तो फिर नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वो कंट्री आएगी, या फिर साउथ वाले जो क्षेत्र है उनकी कंट्री आएगी, वो आपको माइंडसेट में रखना है। और दूसरी, इसका यूरोप को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सागर और बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, जल संधियाँ हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहले नॉर्थ का क्षेत्र है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं यूरोप का। जैसे आप देख सकते हो, ये भी यूरोप का एक पार्ट है, आप देख सकते हो, यानी यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, इंग्लैंड आपने सुना होगा, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये वाला जो क्षेत्र देख लेते हैं, नॉर्थ का, जो यूरोप का नॉर्थ का क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से, NSF। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्वीडन और डेनमार्क में कन्फ्यूज रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको NSF याद रखना है, यानी N का मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वैसे अगर आप देखोगे तो मैं आपको इनकी राजधानी बताता हूँ। राजधानी भी बहुत आपने एनवायरनमेंट में भी सुनी होगी, और जैसे आपने एनवायरनमेंट का अगर टॉपिक्स पढ़ा है तो, जैसे नॉर्वे की राजधानी है वो है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। ओस्लो भी छोटा वर्ड है, नॉर्वे भी छोटा वर्ड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, ठीक है। ये आपको माइंडसेट में रखना है। फिर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये आपने इन्वायरमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही मतलब फेमस ये सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो हमने इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको बहुत स्टूडेंट को अभी पता चला होगा कि स्टॉकहोम कहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी है वो है हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। ये भी आप देख सकते हो, ये तीनों वैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखोगे तो ओस्लो समझौता है, स्टॉकहोम सम्मेलन भी है, ठीक है, और हेलेंस्की भी समझौता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो आपको अब NSF की राजधानी आपको याद होगी ओस्लो, स्टॉकहोम और हेलेंस्की, ठीक है। अब इसके जो छोटा सा ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये है सागर है एक छोटा सा, आप देख सकते हो, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास कंट्री पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नीचे स्लाइड में करवाऊंगा। इसका नाम है बाल्टिक सागर। क्या है? बाल्टिक सागर। ये कहाँ तक है? ये डेनमार्क तक, यानी यहाँ तक आपको बाल्टिक सागर दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको अंदर अंदर वाला जो मैंने अभी जो गोला कर रहा हूँ ब्लैक में, ये आपको बाल्टिक सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इसके जस्ट बाल्टिक के जस्ट पास वाला, जैसे डेनमार्क के इस साइड वाला जो ये वाला क्षेत्र है, ये है उत्तरी सागर। क्या है? उत्तरी सागर। यानी इसकी आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये उत्तरी सागर है, इधर आपको अटलांटिक महासागर है, नीचे की स्लाइड में आपको भूमध्य सागर दिखेगा। उसके जैसे ये यूरोप के नीचे क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। और यूरोप के पूर्व की साइड में एशिया आपको महाद्वीप मिलेगा।
ये जो छोटे छोटे एक और है जो काला सागर और कैस्पियन सागर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको भूमध्य सागर का दिखेगा, और छोटे छोटे और भी सागर है, एड्रियाटिक सागर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर आपको ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे उत्तरी सागर है, ये यूपीसी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया था कि उत्तरी सागर के जो आसपास कंट्री है, तटवर्ती जो कंट्री है, उनके क्या क्या नाम है, ठीक है। आप अगर आपने प्रीलिम्स का पीवाईक्यू देखा है, 2024 का अभी एग्जाम हुआ था, तो उसमें से ये वाला क्षेत्र पूछा था, उत्तरी सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट में रखना है। और ये जो बाल्टिक सागर है, इसका यूपीसी प्रीलिम्स में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी बाल्टिक सागर के आसपास 9 कंट्री है, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नीचे स्लाइड में। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। जैसे ये 3 क्षेत्र आपको याद रखना है, NSF, ठीक है, यानी एन का मतलब ओस्लो राजधानी, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलेंस्की, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, वो है डेनमार्क, ठीक है। ये भी इन्वायरमेंट की इसकी राजधानी है, वो भी फेमस है, कोपेनहेगन, आपने सुना होगा कोपेनहेगन सम्मेलन, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की, ठीक है। स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके और साइड में अगर आप छोटे छोटे और कंट्री देखते हैं जो बाल्टिक सागर के टच में है, उसके हम देखते हैं पहले आपको, वो है इस्टोनिया, क्या है, एस्टोनिया या इस्टोनिया आपको बोल सकते हो, या एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया भी बोल सकते हो या इस्टोनिया भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको इनको मतलब इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लातविया और लिथुआना, ठीक है। ये दो देश है, दोनों सेम सेम वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। ऊपर लातविया यानी छोटा वर्ड है, फिर है वो है लिथुआना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लातवी की राजधानी है रीगा, ये मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप अगर बाल्टिक सागर में देखोगे तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रीगा की खाड़ी है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है ये लातविया में है, ठीक है, ये लिथुआनिया में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या है, रीगा, ठीक है। पहले आता है एस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लिथुआना, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे, जैसे आप देखोगे पहले इधर इधर से हम आए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, फिर आते हैं ये छोटा सा एक द्वीप है, ये रूस के अंतर्गत आता है, यानी रूस के अंडर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस ये आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है। इसकी राजधानी है मॉस्को, क्या है, मॉस्को, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं, एक बार हम इसको नीचे स्लाइड में देखते आ रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था, NSF, यानी NSF का मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद फिर एस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआना, फिर आता है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वो है वार्सा, ठीक है, क्या है, वार्सा। अगर आप हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा संबंधित आपको जानकारी है तो आपको वार्सा श्योर याद होगी, ठीक है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। उसके बाद फिर जैसे पोलैंड के अब हम उस साइड देखते हैं, जैसे हमने डेनमार्क पढ़ लिया था, अब पोलैंड और डेनमार्क के जैसे इसकी साइड में आता है जर्मनी, जर्मनी के नीचे इस साइड थोड़ा सा देखोगे तिरछा तो आता है फ्रांस, यानी जर्मनी और फ्रांस का आपको याद रखना है। ये लोकेशन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो, हमने ये डेनमार्क पढ़ लिया था, डेनमार्क की राजधानी क्या थी, कोपेनहेगन, पोलैंड पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं जर्मनी। जर्मनी की जस्ट पश्चिमी की साइड में एक छोटा सा देश है नीदरलैंड, जो हम राइन नदी पढ़ेंगे तब ये आपके लिए जरूरी है, और या फिर उत्तरी सागर का जो हम मैपिंग देखेंगे तब ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, क्या है, नीदरलैंड, ठीक है। जर्मनी की राजधानी है वो आपको मैं याद कराता हूँ, जिसकी राजधानी है जर्मनी की है बर्लिन, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आप लोगों को सबको याद होगी हो, और रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। ये जो 3 कंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, तो ये आपको इनकी तीनों की कंट्री याद करनी है, और आपको इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। अब इसमें से देखो, रूस का तो आपको पता होगा, रूस सबसे बड़ा देश है, वो बहुत ही आपको एक साइड में दिख जाएगा, ठीक है। जर्मनी है वो जी पहले आता है, फ्रांस F बाद में आता है, नहीं पहले जी, पहले जर्मनी ऊपर है, फ्रांस नीचे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं इस साइड में, और फ्रांस की थोड़ा सा और तिरछा, यानी जर्मनी के बाद में तिरछा है, तो हम फ्रांस देखा, फिर फ्रांस के बाद में फिर आता है स्पेन, फिर आते हैं पुर्तगाल। अगर मैं आपको इन दोनों की राजधानी याद करूँ, अगर आप थोड़ा पर्यटक के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये पुर्तगाल, स्पेन बहुत ही, और फुटबॉल और पर्यटक के रूप में अगर आप देखो तो इसके लिए आपको ये दोनों देश लोकप्रिय हैं। ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, क्या है, लिस्बन, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये माइंडसेट में रखना है स्पेन, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये मैपिंग में बार बार आपकी माइंडसेट में आएगा, तब इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेन की राजधानी है वो है मैड्रिड, अगर आप फुटबॉल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की होगी बर्लिन, ये आपको याद रखना है।
अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में छोटे से और दो देश आते हैं, एक है बेल्जियम, एक है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग बहुत ही अमीर देश है, छोटा सा देश है, आपको ये आपकी इसकी लोकेशन याद करना। बेल्जियम जो नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साइड में बीच में आ जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर हम इंग्लिश चैनल है वो हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, इंग्लिश चैनल। अगर आपने सुना होगा मूवी में बहुत सारे ऐसी इसकी शूटिंग हुई और रखी होगी, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल है जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है, यानी ये जैसे यूके है और फ्रांस को अलग करता है। यहाँ पर इंग्लैंड चैनल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नीचे स्लाइड में, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से मैं आपको छोटा सा, ये आपको दिख रहा है, ये मैं जो साइड वाला मैं बताता हूँ, ये है यूके का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। ये आयरलैंड है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। आयरलैंड और आइसलैंड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी है राजयाविक, राजयाविक इस तरीके से है। कुछ इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज रह जाते हैं। उसके जस्ट नॉर्थ की साइड में और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हमने वो पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका की भौगोलिक दृष्टिकोण से, जो ग्रीनलैंड पढ़ा था, वो आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आपका डेनमार्क का पार्ट है, यानी ये जो डेनमार्क छोटा सा दिख रहा है ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, यानी आर्कटिक सागर के आसपास यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए वे डेनमार्क के अंतर्गत है ग्रीनलैंड और आइसलैंड, या आप आइसलैंड भी देख सकते हो, आइसलैंड के आगे आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी लोकेशन होगी, आइसलैंड देखने को मिल गया आपको। फिर ठीक है, यहाँ पर आपको एक फेरो द्वीप देखने को मिलेगा, क्या है, फेरो द्वीप, ठीक है। वो भी हम नीचे स्लाइड में करेंगे, तब द्वीप और सागर करेंगे। ये आइलैंड है, ये यूके है, जो फ्रांस और इंग्लैंड के इसके बीच में जो क्षेत्र है वो है इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश चैनल, यानी ये एक मतलब एक तरह से देख सकती हो फ्रांस और यूके को अलग करता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा और इस साइड में आते हैं, जैसे फ्रांस के पूर्व की साइड में अगर आपको देखते हैं तो मैं थोड़ा सा इनको जूम कर लेता हूँ। जैसे ये हमने फ्रांस पढ़ लिया, जर्मनी पढ़ ली, ये लग्जमबर्ग पढ़ लिया, बेल्जियम, बेल्जियम एक आप ध्यान रखना, बेल्जियम, बुल्गारिया और बेलारूस। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, ये बेलारूस है, ये स्थलरूप देश है, ठीक है। यहाँ आसपास कोई सागर नहीं है, इसके भी टच में है। इधर सागर देखोगे, इधर आपको काला सागर देखने को मिलेगा, इधर आपको ये जो इंग्लिश चैनल वाला इधर जो देखने को आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। तो आपको ये बेलारूस ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम आगे आएंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेलारूस, बेल्जियम और बुल्गारिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे फ्रांस के पूर्व की साइड में देखते हैं तो ये छोटा सा आपको एक पार्ट दिख रहा होगा बीच में, फ्रांस के पश्चिमी स्विट्जरलैंड के पश्चिमी साइड में फ्रांस है और पूर्व साइड में ऑस्ट्रिया है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है ब्रन, जो हमने कॉप, आपने अगर आप पढ़ा है कॉप 30 मतलब कॉप पार्टी का जो आपने एनवायरनमेंट अगर पढ़ा है तो ब्रन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से संबंधित, क्या है, ब्रन। स्विट्जरलैंड बड़ा शब्द है, ब्रन छोटा सा वर्ड है, और वैसे देखा जाए तो कंट्री छोटी है, तो इसलिए आपका इसकी राजधानी क्या याद रखनी है, ब्रन, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो आपको मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये अगर आप नोट्स में अगर लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही बार बार वीडियो देख लेना ताकि आप उसमें कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा, पोलैंड की राजधानी है वार्सा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा इनको जूम कर लेता हूँ। पोलैंड की राजधानी आपको दिख रहा होगा, पोलैंड की राजधानी है वो है वार्सा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो है वियना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे आप ये वाला साउथ वाले पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये स्विट्जरलैंड के बाद में आपको देखने को मिलेगा साउथ में इटली, इतनी बहुत ही लंबा सा ऐसे आपको देखने को मिला, जैसे ये आपको वर्ल्ड मैप में देखोगे ऐसे तिरछे से लंबा सा जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपको इटली। इटली में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, क्या नाम है, वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। इटली की राजधानी है वो रोम, ठीक है, क्या है, रोम। इटली की दो फेमस और भी जो सिटी है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो वस्त्र नगरी और ऑटोमोबाइल, वो हम नीचे स्लाइड में वैसे पढ़ेंगे, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम छोटे से इसको ऊपर की नॉर्थ की साइड में जाते हैं, हम इसको आपको एक बार और मैं क्लियर कराता हूँ। पहले हमने पढ़ा नॉर्थ यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यानी NSF, ठीक है। उसके बाद फिर एस्टोनिया, फिर लातविया, लातविया की राजधानी रीगा है, फिर लिथुआना, फिर पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्षा। उसके बाद फिर हम जर्मनी पे आ गए, जर्मनी की साइड में नीदरलैंड छोटा सा वर्ड है आपको देखने को मिलेगा, डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेन,
फिर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फिर फ्रांस, फिर इधर देखते हैं स्पेन, फिर पुर्तगाल। अब स्विट्जरलैंड की पश्चिमी साइड में फ्रांस और पूर्वी साइड में ऑस्ट्रिया, ये आपको माइंडसेट में रखना है। और साउथ में इटली, इटली की राजधानी रोम। और ये जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है ये है सिसिली। क्या है? सिसिली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो क्षेत्र है ये फ्रांस के अंडर में है। इसका नाम कॉर्डी, नाम नहीं याद आ रहा है, नीचे स्लाइड में हम दिखा देंगे एक बार। और ये भी, ये इटली का पार्ट है, ये सिसिली भी इटली का पार्ट है, ये आप फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 आपको छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे। सिसिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, तो ये आपको देखना है। अब देखते हैं हम, ये यहाँ से आपने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं ये वाले जो छोटे छोटे बड़े बड़े सॉरी बड़े कंट्री है, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। ये भी आपने सुना होगा, अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर ये बहुत फेमस थी मिन्स्क समझौता। ठीक है, 2014 के आसपास मिन्स्क समझौता, सेकेंड या थर्ड समझौता भी हुआ था। ठीक है, और यूक्रेन, अब आता है यूक्रेन। ये आप देख सकते हो यूक्रेन और रूस का ये सीमा क्षेत्र है। अब आपने रूस और यूक्रेन का अगर आपने देखा है करंट में, अगर आपने पढ़ा, तो ये आपके आईआर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे यूपीसी प्रीलिम 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि यूक्रेन के आसपास कौन कौन सी कंट्री है। तो अब अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप जो भी पढ़ रहे हो जो करंट में है, तो उसका आपको विशेष तौर पे कंट्री को अच्छे ढंग से देखना है। ठीक है, हमने रूस को पढ़ लिया था, रूस की राजधानी क्या थी? मॉस्को। ठीक है, ठीक है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ये भी हम नीचे रिवर्स पढ़ेंगे तब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अच्छे ढंग से देख लेना। अब यूक्रेन के बॉर्डर पर अगर देखा जाए तो इस साइड पोलैंड है, इधर बेलारूस है, इधर रोमानिया आ जाता है। रोमानिया और बुल्गारिया नीचे है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं हो पाओगे आप। ठीक है, बेलारूस और इसमें बेल्जियम में आपको याद रखना है। बेल्जियम आपके कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, आपको याद रखना है। जो बेल्जियम है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। बेलारूस है वो यूक्रेन की जस्ट नॉर्थ की साइड में थोड़ा सा है। और फिर उसके बाद जस्ट नीचे आता है रोमानिया, फिर बुल्गारिया, और ये है छोटा सा देश है मालडोवा। क्या है? मालडोवा देश है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये मैं आपको कंट्री इसलिए थोड़ा सा याद करना ताकि आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हो। ठीक है, वैसे आप प्रीलिम्स में ऐसी इस तरीके से कंट्री का क्वेश्चन पूछ रखा 2023 में, वापस रिटर्न इतना जल्दी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने यहाँ से नॉर्थ में इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम गए थे, फिर हम इसका ये वाले जो कंट्री है ये भी हमने पढ़ लिया था। अब जो ये छोटे छोटे देश हैं ना, इसको मैं जूम करूँगा एक बार, आप देख लेना। ठीक है, मैं अभी इनको जूम कर रहा हूँ एक बार। ये वाला आप देख सकते हो, ये इधर में आपको इनकी कंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा, इसलिए आपको इनके देश आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जैसे हमने ऑस्ट्रिया पढ़ लिया था, इस साइड स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी? वियना थी। ठीक है, ये है एक छोटा सा देश है, आपको दिख रहा होगा बीच में, वो है सेक गणराज्य। क्या है? सेक गणराज्य। सेक गणराज्य के पास में है सोलाविकिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया के जस्ट, अब देखो हमने स्विट्जरलैंड की किस साइड पढ़ा था? स्विट्जरलैंड की पश्चिम साइड में फ्रांस, पूर्व साइड में ऑस्ट्रिया। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया में क्या आपको याद रखना है? ऑस्ट्रिया में पश्चिम साइड में स्विट्जरलैंड और पूर्व साइड में हंगरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये इनका मैं आपको, वैसे आपको ये याद हो जाएगा लगभग, क्योंकि हम डेन्यूब रिवर पढ़ेंगे तब ये जो देश हैं वो आपको बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पोलैंड के जस्ट नीचे छोटे से दो और छोटे से ऐसे दो देश है, एक का नाम है सेक गणराज्य, एक का नाम है सोलोवेकिया। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है आपको याद हुआ होगा। ठीक है, फिर हमने जैसे यूक्रेन के जस्ट नीचे पढ़ा रोमानिया, फिर बुल्गारिया, फिर उसके बाद जैसे छोटा सा देश है वो है मालडोवा, ये आप देख सकते हो, ये मालडोवा। ठीक है, अब इनको मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये इसके लिए एक आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा लंबा सा, जो भूमध्य सागर के टच में है और एशिया के पास में है, एशियाई महाद्वीप के पास में है, ग्रीस, जिसकी राजधानी है एंथेस। क्या है? ग्रीस की राजधानी क्या है? एंथेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर की साइड में है। अगर आप भूमध्य सागर देखोगे तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीस का याद रखना है। अब इन छोटे छोटे देश का मैं आपको बताता हूँ, अब इसको किस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, एक है सोलावेकिया, एक है सोलिविया। ठीक है, तो सोलाविकिया है वो ऊपर की साइड में पोलैंड के जस्ट नीचे है, आपको ये ध्यान रखना है। इटली के पास में क्या है? सोलिविया है, फिर है क्रोटिया है, फिर ये बोस्निया आपको याद रखना है, बोस्निया। फिर बोस्निया के बाद में ये आपको याद रखना मोंटेनिग्रो। क्या है? मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो। उसके बाद है फिर अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। फिर नीचे की साइड में आ जाता है आपका वो है ग्रीस।
आपको मोंटेनिग्रो और मैसेडोनिया में याद रखना है। मोंटेनिग्रो है वो आपका इधर जो सागर आएगा उसका कनेक्ट होगा, यानी मोंटेनिग्रो है वो है एड्रियाटिक सागर से कनेक्ट होगा। मैसेडोनिया आपको याद रखना है, मैसेडोनिया किसी से कनेक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो छोटे छोटे जैसे अब स्लोवाकिया और सोलिविया में भी आपको याद रखना है, जो स्लोवाकिया है वो किसी से कनेक्ट नहीं है, यानी वो स्थलरू देश है। जो सोलिविया है वो आपको एड्रियाटिक सागर, इधर एड्रियाटिक सागर आपको देखने को मिलेगा, उससे कनेक्ट है, यानी इटली के पास में है, सो एड्रियाटिक सागर के कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मोंटेनिग्रो और मैसेडोनिया में आपको कंफ्यूज हो सकता है। जो मोंटेनिग्रो है वो आपके एड्रियाटिक सागर से कनेक्ट होगा, मैसेडोनिया आपसे वो स्थलरू देश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ग्रीस आ जाता है। ग्रीस की राजधानी क्या है, एंथेस। फिर ये तुर्की आ जाता है, तुर्की यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा एशिया और यूरोप के आसपास, यानी ये फिर एशिया और यूरोप को एक तरह से कनेक्ट करता है, तुर्की देख सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं आपको इसको वापस ऐसे जूम करके आप देख लेना, जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला मैं आपको अभी कंट्री एक बार आपको और रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था NSF, यानी ये 3 कंट्री NSF, ठीक है, ये आपने पढ़ा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए एस्टोनिया, लातविया, इस तरीके से याद रखना है, एस्टोनिया, लातविया। लातविया के पास में इसकी राजधानी है वो है रीगा। आपको इधर रीगा की खाड़ी भी देखने को मिलेगा, वो हम इसमें जो बाल्टिक क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है उसके जब जिक्र करेंगे तब, ठीक है। ये वाला फिर है उत्तरी सागर है, इधर इंग्लिश चैनल आ जाता है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये इधर आइसलैंड है और ये आयरलैंड है, आयरलैंड देश है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइसलैंड की आपको रेजियावेक, इस तरीके से आपको इंग्लिश में थोड़े से वर्ड देख लेना। फिर इधर हम देखेंगे ऊपर की साइड में तो आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने उसके बाद हमने पढ़ा फिर जर्मनी, नीदरलैंड, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये इसके बाद डेनमार्क के जस्ट नीचे पड़ा जर्मनी, फिर नीदरलैंड, फिर बेल्जियम, फिर लग्जमबर्ग, ये छोटे छोटे देश है तीनों। नीदरलैंड आपको राइन नदी के लिए याद रखना है। बेल्जियम जो जर्मनी और फ्रांस के नीचे है, यानी जर्मनी ऊपर है, फ्रांस नीचे है। उसके बाद फ्रांस के नीचे स्पेन के जस्ट पास में छोटा सा देश है, आपको याद रख सकते हो, पुर्तगाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने फिर यहाँ से आपने देखा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, फिर हमने आएंगे पोलैंड की राजधानी वर्षा। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक दो देश है, एक है चेक गणराज्य, एक है स्लोवाकिया, ठीक है। ये हमने यहाँ तक जिक्र कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्विट्जरलैंड के पश्चिमी साइड में है वो है फ्रांस, और पूर्व की साइड में आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा। फ्रांस के जस्ट नीचे की साइड इटली की राजधानी रोम, स्विट्जरलैंड की राजधानी ब्रन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। फिर आपको सोलिविया, और ये भी मैंने बताया था सोलिविकिया और सोलिविया में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये वाला सोलिविया है वो आपको एड्रियाटिक सागर के टच में होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, क्या है, मिन्स्क। फिर हमने जो रूस है वो आपको देख सकते हो, ये यूक्रेन और रूस की ये बॉर्डर सीमा है, यहाँ पर युद्ध है, युद्ध की वजह से ये आपको देख सकते हो, ये छोटा सा यूक्रेन का पार्ट है, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये आप देख सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये है काला सागर, ठीक है, क्या है, काला सागर आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा, वैसे कैस्पियन सागर को हम एशिया महाद्वीप में जिक्र करेंगे अच्छे से। ये आपको काला सागर आपको दिख रहा होगा, अच्छा, ठीक है। ये आपको जो सागर है, मरमरा सागर है, इसके पूरा हम नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमने इटली पढ़ लिया था, ठीक है। फिर यूक्रेन पढ़ लिया था, यूक्रेन के जस्ट नीचे है वो रोमानिया है, और बीच में जो है वो माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर हमने ग्रीस पढ़ा था, ग्रीस की राजधानी है एंथेस, ठीक है। अब ये छोटे छोटे देश हैं, आपको याद रखना है, हंगरी, सर्बिया, और फिर है ये आपको याद रखना है कोसोवो, मैसेडोनिया और मोंटेनिग्रो में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको हम जैसे हम सागर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे ढंग से इसका मैपिंग हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है, ये बोस्निया है, ये मोंटेनिग्रो है, ठीक है, ये अल्बेनिया है, ठीक है, ये मैसेडोनिया है। तो आपको याद रखना है मैसेडोनिया आपको दिख रहा होगा ये स्थलरू देश है, ठीक है। मोंटेनिग्रो है वो स्थलरू देश नहीं है, ये आपको ध्यान। इसी तरीके से ये आप देख सकते हो, ये आपको सेम आपको सोलोविकिया और सोलिविया में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सोलोविनिया है वो आपको यहाँ पर एड्रियाटिक सागर में देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं यूरोप के प्रायद्वीप। हम धीरे धीरे, आप जहाँ तक मुझे लगता है आपको यूरोप के देश अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम आप लोगों ने पढ़ा होगा NSF है ना, ये नॉर्थ वाला क्षेत्र है, ये साउथ वाला क्षेत्र है, ये आप देख सकते हो यूरोप वाला जो क्षेत्र है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जहाँ तक समझ में आ गया होगा, तब अब आपको यहाँ पर हम पर्वत श्रृंखलाएँ बताएंगे। पहले मैं आपको मोटे मोटे पर्वत श्रृंखलाएँ बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री में, वो आप नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे।
जैसे हम देखते हैं इधर नॉर्थ वाले क्षेत्र में आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखलाएं, जो आपको यहाँ पर एक और जो 3 देश है और फिर ग्रीनलैंड है, जैसे आयरलैंड है, वहाँ पर इनको बोला जाता है। जैसे मैं अपने इंडिया के अगर बात की जाए, जो कोई क्षेत्र का नाम बोलते हैं, जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ क्षेत्र है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूपी में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भाषा के अंतर्गत, कुछ संस्कृति के अंतर्गत उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे यूपी है, बिहार में उधर जाओगे तो उनका भी अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे मैथिली क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको क्षेत्र मिलेंगे। तो यूरोप में भी एक ये इधर क्षेत्र है, इसके स्कैंडिनेवियन, ठीक है। क्या है? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, ये आपको कंट्री याद रखनी। इनका एक सांस्कृतिक कल्चर एक अलग है। तो ये आपको नॉर्थ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखना है। यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ वाला है। नॉर्थ के ऊपर ऊपर की साइड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो हम ये जैसे पर्वत श्रृंखला है, जैसे ये ब्लैक फॉरेस्ट है, जैसे हमने पढ़ा था जर्मनी, इधर फ्रांस पढ़ा था, ठीक है। तो ये जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आता है कैटाब्राउन पर्वत, ये कहाँ पर है? स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में। फिर आपको पिरेनीज देखेगा, तो पिरेनीज आपको देखेगा स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, ये आप देख सकते हो। ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा, ठीक है। वो मैंने वहाँ पर जिक्र नहीं किया था, आपको ध्यान रखना अंडोरा, ठीक है। तो ये आपको एक मोटी मोटी लोकेशन आपको बताता हूँ ताकि उसके आपको कन्फ्यूज नहीं रहे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। उसके बाद कैटाब्राउन किस में है? कैटाब्राउन आपको स्पेन में है। ये वाला क्षेत्र है, ये पुर्तगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ये फ्रांस का है। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पिरेनीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो आपको यहाँ पर स्विट्जरलैंड दिखा था, उसके बाद ऑस्ट्रिया देखा था आपने, फिर इधर फ्रांस देखा था, ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में कुछ देशों में, फिर नीचे क्या देखा था हमने? इटली देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जैसे हम देखेंगे एक इटली में पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एपिनाइन्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इटली के बीच में वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आल्प्स श्रृंखला है, जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये 3-4 देशों में विस्तृत है, तो इनके ऊपर भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बाल्कन पर्वत श्रृंखला। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर है बाल्कन, यानी बुल्गारिया रोमानिया जो क्षेत्र था, यानी बुल्गारिया और रोमानिया की बॉर्डर पे ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला, यानी बुल्गारिया रोमानिया पे नहीं है, जैसा बुल्गारिया पे है, ठीक है। फिर इधर हम एक नीचे से लाइन में हमने पढ़ा था ग्रीस, जिसकी राजधानी थी एथेंस, वहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा पिंडस पर्वत श्रृंखलाएँ। फिर इधर काला सागर आ जाता है, फिर इधर कैस्पियन सागर आ जाता है, ठीक है। फिर इधर हम देखोगे तो ये जैसे यूरोप और एशिया की महाद्वीप के जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर आपको 2 बड़े जो पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलेगी, जिसका नाम है काकेसस और यूराल पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। यूराल यूरोप से ऐसे याद रख सकते हो, ये रूस के अंतर्गत है यूराल पर्वत श्रृंखलाएँ। ये काकेसस एशिया और यूरोप के बीच में है, आपको याद रखना कौन सा है? काकेसस पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो हम इसको एक बार अच्छे ढंग से इसको एक एक करके मतलब सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कैटाब्राउन पर्वत श्रृंखला, ये स्पेन में है। अगर आप इसमें से अगर आप देखोगे लोकेशन देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। हमने अगर पढ़ा था ये स्पेन वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या है? ये स्पेन का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, नवीन का और ओल्ड का, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी 2024 में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में। इस पर्वत से एक इब्रो नदी का उद्गम स्थल होता है, स्पेन से जो निकलती है, वो भी हम नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इतना ही याद रखना है, कैटाब्राउन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? स्पेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला, यानी पेरिनीज। पेरिनीज कहाँ है? पेरिनीज स्पेन और फ्रांस के बीच में। अगर आप देखोगे जैसे ये स्पेन है, यहाँ पर आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये माइंडसेट में इस तरीके से देखने को बार बार जितना रिवीजन करोगे मैपिंग में, तब जाके आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसके देश में बीच में है वो आपको मिलेगा पेरिनीज। ये एक अंडोरा देश है, छोटा सा देश है पर्वत श्रृंखला के बीच में, मतलब तटीय इलाकों में एक अंडोरा देश है। जैसे हमने देखा था स्पेन में, सॉरी इटली में देखा था वेटिकन सिटी देश, ठीक है। तो ये अंडोरा देश में एक स्थित है इस पर्वत श्रृंखला, यानी इसके बॉर्डर पे क्या है? फ्रांस और स्पेन में, ये आपको ध्यान रखना है, पिरेनीज आपको ये याद रखना है। ये भी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब हम आते हैं वो है आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएँ। बहुत ही, अगर आप स्विट्जरलैंड जो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट में याद रखना है। तो स्विट्जरलैंड छोटा सा देश हो भले हो, जैसे ये छोटा सा आपको देखने को देश मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये देख सकाता हूँ, ये छोटा सा देश है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है और ये इटली है। तो आपको ये माइंडसेट में रखना है, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है।
इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। क्या है? माउंट ब्लॉक। हमने एक और पढ़ी थी माउंट एल्बर्ट। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने वीडियो देखा है, तो माउंट एल्बर्ट किसकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर हमने नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ा था, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माउंट ब्लॉक और माउंट एल्बर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट ब्लॉक यानी ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है? ब्लॉक आपको आल्प्स में मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है? आल्प्स में मिलेगा। ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है? आल्प्स में मिलेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला से राइन और रोन यानी र से आपको याद रखना है। तो इन दोनों को नदियों का उद्गम स्थल होता है। फिर वो हमने नीदरलैंड पढ़ा था आगे से, वो उनके ऊपर हम आगे से जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आपको आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो आपको याद रखना है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आल्प्स क्या है? ब्लॉक है। आल्प्स क्या है? ब्लॉक है यानी बंद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन दो रिवर है उनका उद्गम स्थल होता है, वो हम नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर आता है एपिनियंस पर्वत श्रृंखला। अगर आप देखोगे जैसे ये इटली वाला एक लंबा सा तिरछा सा नुकीला जो क्षेत्र है, ये इटली देश है, इसका ये क्षेत्र है, ये है एपिनियंस क्षेत्र। और इटली का कुछ क्षेत्र है वो आपको ऊपर नॉर्थ वाले क्षेत्र में आपको एल्पस पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एपिनाइन्स पर्वत श्रृंखला आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इटली में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिरेनीज कहाँ पर मिलेगा? पिरेनीज आपको बॉर्डर पे मिलेगा, यानी फ्रांस और इटली की बॉर्डर पे एक छोटा सा देश है अंडोरा के में आपको एपिनाइस मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है बाल्कान पर्वत, यानी ब से बाल्कान, ब से बुल्गारिया और ब से बोटेव, यानी सब ब पे आपको याद रखना है। यानी ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। ठीक है, हमने देख लिया। उसके बाद ये पर्वत रोमानिया और बुल्गारिया पे स्थित है। हमने रोमानिया और बुल्गारिया हमने पढ़ा था, जो यूक्रेन के जस्ट नीचे की साइड वाला जो क्षेत्र है वो रोमानिया और बुल्गारिया वाला क्षेत्र है। फिर बुल्गारिया और रोमानिया के नीचे हम ग्रीस को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रीस देश। तो आपको ये याद रखना है। ब से बाल्कन, मैं आपको याद करा, ब से बाल्कन, ब से बुल्गारिया, ब से बोटेव, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? बोटेव, ठीक है। यानी ब से बाल्कन, बल्कान, ब से बुल्गारिया यानी बुल्गारिया रोमानिया, ये आपको बुल्गारिया आपको याद होगा तो रोमानिया आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी चोटी क्या है? बोटेव, यानी ब। तो ये आपको याद रखना है। क्या है? बल्कान पर्वत श्रृंखला की क्या सबसे ऊंची चोटी? बोटेव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, जैसे ये यूरोप देश है, यूरोप में ये रूस है, ये यूक्रेन वाला क्षेत्र है, ठीक है। आप देख सकते हो इधर आपको मोल्डोवा मिलेगा, फिर आपको ये रोमानिया, बल्गारिया, फिर आपको यहाँ पर ग्रीस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं काकेसिस पर्वत श्रृंखलाएं। ये आपको देखोगे काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। मैं इसको और थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एशिया में अगर देखोगे तो कैस्पियन सागर, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये है काला सागर, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में क्या आपको देखने को मिलेगा? काकेसस पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है वो है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस क्या है? एल्ब्रुस। एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? एल्ब्रुस, यानी यूरोप में जाके हम क्या कर रहे हैं? ब्रूस कर रहे हैं, यानी एल्ब्रुस, ठीक है। तो आपको ब्रूस से याद रखना है, यानी यूरोप में जाके हम घूमने जा रहे हैं तो पर्यटक के रूप में, तो हम क्या कर रहे हैं? यूरोप में जाके ब्रूस कर रहे हैं, यानी सबसे ऊपर जाके ब्रूस कर रहे हैं। यानी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एल्ब्रुस। किस पे है? काकेसस पर्वत श्रृंखला है, जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। वैसे अगर देखा जाए तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। तो आपको याद हो गया होगा। देखो आप इस तरीके से मैं आपको एक बार याद कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इसमें, जैसे मैंने इसी तरीके से आपको बल्कान वाला याद कराया था, इसी तरीके से मैं आपको काकेसस वाला याद करता हूँ। क से काकेसस, क से काला सागर, क से कैस्पियन सागर, ठीक है। ये आपको तीनों को याद रखना है, ठीक है। यानी तीनों के, इन दोनों के बीच में क्या है? काकेसस पर्वत श्रृंखला। इसकी छोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? एल्ब्रुस, यानी ब्रूस। हम ब्रूस कहाँ पे जाके कर रहे हैं? काकेसस पे जाके। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? काकेसस पर्वत श्रृंखला में। फिर है यूराल पर्वत, यानी यूराल से आप यूरोप याद रख सकते हो। यूरोल यानी यूराल से यूरोप में आप याद सकते हो। ये रूस में है। ये प्राचीन वरित पर्वत श्रृंखला है। ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यानी यूरोप और एशिया के, यानी यूराल से यूरोप हो गया, फिर एशिया की बीच में बॉर्डर लाइन पे आपको स्थित देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये जैसे यूराल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर एशिया जाता है, फिर ये वाला यूरोप का क्षेत्र है, यानी रूस का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यूराल पर्वत श्रृंखला। अब हम डिस्कस करते हैं वो है यूरोप के पठार। बहुत ही अच्छे हैं जो इनके, देखो मैं अगर आपको सही ढंग से बताऊँ, यूरोप की या नॉर्थ वाला क्षेत्र या साउथ वाला क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे यूरोप का अगर देखो जाए तो ये फिनो स्कैंडिनेवियन पठार, जो नॉर्थ की, यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या? नॉर्वे, ये स्वीडन, इधर फिनलैंड,
ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो मेन पार्ट है वो स्वीडन में है, स्केंडिनेवियन पर्वत भी है और पठार भी है, ये उत्तर पश्चिम का भाग है, ये सिल्ड का एग्जाम्पल है। अगर सिल्ड का एग्जाम्पल है तो इसका मतलब ये आप सकते हो ओल्ड है, ठीक है, यानी ओल्ड पर्वत श्रृंखला है या ओल्ड पठार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिनो स्केंडिनेवियन, ठीक है, नेवियन से नॉर्वे याद हो जाता है, स्केंडिनेवियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा उसके बाद है, फिर आता है फिर मैसिव पठार, क्या है, मैसिव पठार, ठीक है। मैसिव पठार है वो है आपको देखने का, एक मैसिव है एक मेसेटा है, आपको इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, मैसिव और मेसेटा में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं मैसिव का बताऊं तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, फ्रांस में, और मेसेटा कहाँ पर मिलेगा, स्पेन में, यानी फ्रांस और स्पेन के जो बॉर्डर है आपको ये देखना है। ये मैसिव आपको मिलेगा फ्रांस में, मेसेटा आपको मिलेगा स्पेन में, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जैसे मैसिव है वो वहाँ पर आपको सीन नदी का उद्गम स्थल होता है, वो हम नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है अंगूर की खेती, ठीक है। एक अंगूर की खेती आपको याद रखनी है, एक है मैसिव, क्या आपको याद रखना है, मैसिफ, मेसी यानी फुटबॉल आप अगर देखते हो तो मेसी कहाँ से है, फ्रांस से, इस तरीके से आप याद रख लेना। वैसे वो फ्रांस से नहीं है, ये ध्यान रखना, मैसिव कहाँ है, वो फ्रांस से है, ठीक है। तो मैसिव पठार आपको इसकी लोकेशन होनी चाहिए फ्रांस। इसकी जस्ट नीचे है वो है मेसेटे का पठार, वो स्पेन में है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है, मेसेटे का पठार आपको कहाँ पर है, स्पेन में मिलेगा आपको। तो इसका मैं आपको एक बार लोकेशन बताऊँ, इसका दूसरा नाम है वो है आइबेरियन के नाम से जाना जाता है, यानी आइबेरियन का पठार बोला जाता है, ठीक है, मेसेटा का पठार के नाम से। इस नदी पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इस पठार पे एक टेगस नदी है, उसका वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कौन सी, टेगस नदी, ठीक है। ये लोएस्क है, ठीक है, यहाँ पर लोएस्क, वैसे यूरोप में देखोगे तो सब जगह लगभग पठार के आसपास क्षेत्र है, वो ओल्ड है, तो आपको वहाँ खनिज संपदा मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी पर्वत श्रृंखला है या पठार है जो अगर ओल्ड होगा यानी पुराना है, तो वहाँ पर आपको सिल्ड का एग्जाम्पल मिलेगा, यानी सिल्ड का मिलेगा, तो सिल्ड का मिलेगा तो आपको वहाँ पर खनिज संपदा बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हम अगर देखा जाए, जैसे गुयाना का पठार है जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, तो वहाँ भी सिल्ड का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ भी खनिज का संपदा, मतलब खनिज संपदा वहाँ पर अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेसेटे का पठार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेन, और मैसिव का फ्रांस, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं वो है बवेरियन पठार, कहाँ है, बवेरियन पठार, ठीक है। ये कहाँ पर आपको, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यानी अगर आपने यहाँ पर देखा था जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जर्मनी मिलेगा, फिर इधर ऑस्ट्रिया मिलेगा। तो जर्मनी से ऑस्ट्रिया की पर्वत श्रृंखला ये है, उसके आस के बगल में अगर आप देखोगे तो बवेरियन पठार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पठार थे वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए। आपको मैसिव और मेसेटा में आपको क्लियर होना चाहिए कि मैसिव है वो फ्रांस में है, मेसेटा स्पेन में है, ठीक है। उसके बाद हमने फिनो स्केंडिनेवियन, ये आपको वैसे भी याद हो गया होगा, ये स्कोडियन पर्वत श्रृंखला भी है, स्कोडियन यहाँ पर एक काल मतलब इनका सांस्कृतिक समूह भी है, और यहाँ पर स्कोडियन पठार भी है, तो ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फिनो फियोर्ड आपको ये याद रखना है, यहाँ पर भी फियोर्ड का भी एग्जाम्पल है, जो बर्फ वाला जो क्षेत्र टुकड़े होते हैं उनको फियोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये फिनो फियोर्ड स्केंडिनेवियन से नॉर्वे याद हो गया होगा आपको, ठीक है। इस से स्वीडन आपको याद हो गया होगा, यानी इसका मतलब वर्ड को भी एक तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको विशेष तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी तौर के तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं ये पठार का, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो पठार थे वो आपको मैंने क्लियर करा दिए। अब हम पढ़ते हैं वो है यूरोप की नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो आपको क्लियर करनी है। उसके बाद मेरा छोटे छोटे जो नदियाँ हैं उसको भी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेगस नदी। अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको पढ़ा था टेगस नदी जो मेसेटा पठार है, मेसेटा पठार आपको कहाँ पर देखने को मिला था, वो आपको स्पेन में मिला था। तो ये इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, मेसेटा पठार की केंद्रीय कोडिलेरा, यानी बीच वाला जो क्षेत्र है आपको देखोगे मेसेटा के, वहाँ से आपको यहाँ से इस नदी निकलती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। इधर आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर है, नीचे की साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, जिब्राल्टर संधि, जो यूरोप और एशिया को अलग करती, सॉरी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, जो स्पेन और मोरक्को को मतलब एक तरह से वहाँ पर आपको टच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इधर आपको भूमध्य सागर दिखने को मिलेगा, पश्चिमी साइड में आपको क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, टेगस नदी, ठीक है। ये नदी कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके इस द्वारा लिस्बन, ये मैंने गलत लिख दिया, लिबन नहीं है, लिस्बन है, ठीक है, यानी जो पुर्तगाल की राजधानी है, क्या है, लिस्बन। उसके किनारे टेगस नदी की कौन से किनारे, कौन सा किसकी राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। ये आपको याद रखना, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन।
ये टैगस नदी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटक के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ये माइंड में इस तरीके से रखो कि अगर मैं काश अगर जब भी मैं कोई फॉरेन ट्रिप करूँगा, जैसे मैं स्पेन जाऊँगा, जैसे मैं पुर्तगाल जाऊँगा, जैसे मैं फ्रांस जाऊँगा, इस तरीके से आप याद रखो। तो वहाँ पर किस तरीके से कौन सी नदी देखने को मिलेगी, कौन सा पठार देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आपको माइंडसेट में रखने को। जैसे आप माइंडसेट में कैप्चर मूवी किस तरीके से कैसअप करते हो, इसी तरीके से इनको एक टारगेट लो कि इनको माइंडसेट में आपको मैपिंग के थ्रू आपको याद रखना है। जैसे मैं अब टैगस नदी का ईमानदारी से बताऊं, टैगस नदी मेरे माइंडसेट में अभी क्या रही, मुझे उस रिवर को मैंने गूगल किया था, उस रिवर को मैंने देखा था किस तरीके से रिवर है, कहाँ से निकलती है, उस मैंने मेसेटा पठार को मैंने एक जिक्र किया था। मतलब ऐसे आप देखोगे खंडर की तरह ऐसे पुराना, बहुत ही पुराना तरीके से आपको मेसेटा पठार देखने को मिलेगा। बहुत सारे आज की गूगल की इंटरनेट पर सेवा आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको याद हो जाता है अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आपको टैगस नदी आपको याद हो गई होगी, ये भी स्पेन से निकलती है। उसके बाद है इब्रो नदी। अब इब्रो नदी भी स्पेन से है, बट आपको ये याद रखनी है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पर स्पेन से फिर पुर्तगाल से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है कौन सी, टैगस नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी मेसेटा की पठार से यहाँ से निकलती है, फिर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से होके ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर है जैसे इब्रो नदी भी स्पेन में है। जैसे हमने पढ़ा था यह कैटेब्राइन पर्वत श्रृंखलाएं पड़ी थी जो स्पेन का था, ठीक है। ये कैटाब्रान पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए मैं जितना बार बार कह रहा हूँ, ये आपको इसका माइंडसेट याद रखना है, ये कहाँ पर है, स्पेन में है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेब्राइन पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से हमने देख सकते हो आप, स्पेन से निकलती है, सीधा वो भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। फिर हम इधर आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इब्रो और टैगस में ये याद रखना है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है टैगस, और इब्रो है वो भूमध्य सागर में गिरती है, यानी ब्रो कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। अब आते हैं लेउरी नदी या लोहार नदी, आपको याद रखना लेउरी या लोहार नदी है जो मैसिप के पठार से निकलती है। मैसिप पठार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रांस के पठार से। कहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रांस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फ्रांस के अगर देखा जाए जिक्र करें, तो ये आपको देखना है मैसिप का पठार अगर देखें, जैसे ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस है, इधर आपको स्विट्जरलैंड मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको जर्मनी मिल जाएगा, बीच में जैसे बेल्जियम वो सॉरी लग्जमबर्ग वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रांस के जैसे ये वाला पठार क्या है, मैसिप का पठार है, ठीक है। अब मैसिप के पठार से यहाँ पर होते हुए यहाँ पर जाती है, ये इंग्लिश चैनल के जस्ट नीचे की साइड में थोड़ी सी बिस्के की खाड़ी है। क्या है, बिस्के की खाड़ी। अगर आप ये देखोगे, मैं आपको और जूम करके बताता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ये आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपको बिस्के की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब खाड़ी का ये आपको ध्यान रखना, जो देश होता है उसके छोटे से पार्ट में एक जो बाउंड्री लाइन होती है, उसके नीचे की ढलान में यहाँ पर खाड़ी होती है, ठीक है। जैसे हम बंगाल की खाड़ी को अगर जिक्र करा जाए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो फ्रांस है, तो फ्रांस के यहाँ पर आपको देखने के लिए बिस्के की खाड़ी, ठीक है। तो कौन से देश में गिरती है, लोहिरी नदी कहाँ पर गिरती है, बिस्के की खाड़ी में। ये गिरना, ये मतलब जो कौन सी नदी कौन से सागर या कौन सी खाड़ी में गिरती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैसिप पठार से, ना कि मेसेटा पठार से, ठीक है। तो मैसिप पठार कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है। तो लोहार नदी कहाँ है, वो भी फ्रांस में है, ठीक है। ये फ्रांस से यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और ये फिर बिस्के की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है फ्रांस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है सीन नदी। क्या है, सीन नदी, जो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये भी मैसिप पठार से है, यानी इस पठार से ये दोनों रिवर्स गिरती है, फ्रांस की दो नदियाँ हैं। ये इंग्लिश चैनल में गिरती है एकमात्र नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन, अब अगर आप देखोगे इंग्लिश चैनल में बहुत सारी, अगर इंडियन बॉलीवुड की अगर मूवी देखोगे, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, सिद्दत मूवी है, ठीक है। एक और मुझे साउथ की मूवी है, वहाँ पर भी इसकी शूटिंग हो रखी है, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे इंग्लिश चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं, यानी सीन का मतलब सीन नदी है, यानी बॉलीवुड की सीन होते हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना है कौन से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर गुजरती है। मैं आपको यहाँ पर लोकेशन बताता हूँ, जैसे ये मैसिप पठार है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये सीन रिवर जाती है पेरिस की राजधानी से होके गुजरती है, फिर उसके बाद सीधा इंग्लिश चैनल के अंतर्गत गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट में याद रखना है। विशेष तौर पे इनका यही सीन है कि आपका ये सीन का क्यों आपको मैं याद करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ आपने अगर आप देखोगे इंग्लिश चैनल में इंडियन बॉलीवुड की बहुत सारी शूटिंग हो रखी है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश चैनल में कौन सी रिवर गिरती है, सीन, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, जहाँ तक लगता है ये आपको याद हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पो नदी। पो नदी कहाँ पर आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगी यहाँ पर, आप देख सकते हो इटली। ये इटली देश है, मैं इसको जूम करके बताता हूँ, ये इटली देश है।
बट इटली में हमने पढ़ा था, जो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये क्षेत्र देख सकते हो, ये पढ़ा था हमने, एक आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, ठीक है, यानी पर्वत पढ़ा था। तो इस पर्वत से निकलती है क्या, इस पर्वत से पो नदी निकलती है, इस पर्वत से यहाँ से निकलती है, फिर ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यहाँ पर एक सागर आएगा एड्रियाटिक सागर, हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या आएगा? एड्रियाटिक सागर आएगा, वो हम नीचे जिक्र करेंगे, जो हमने पढ़ाया था एड्रियाटिक सागर, उसके नीचे फिर हमको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो है एड्रियाटिक सागर है वो आपको कौन सी, पो नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला से एड्रियाटिक सागर में गिरती है, ठीक है। इसको इटली की गंगा बोला जाता है, यानी इटली की गंगा क्या, किसको बोला जाता है? पो नदी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पो नदी इटली की गंगा बोला जाता है। इसके जो दो प्रमुख शहर है, जो मिलान, यानी इसके जो बीच में पो नदी के हैं, एक मिलान, एक है ट्यूरोन। जो मिलान है वो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, और जो ट्यूरिन है वो है वस्त्र मोबाइल, ठीक है, यानी सॉरी वस्त्र उद्योग, मोबाइल नहीं, वस्त्र उद्योग। ऑटोमोबाइल के लिए क्या है? मिलान है, ट्यूरिन है वो वस्त्र उद्योग, ये आपको याद रखना है। आई थिंक मैंने मिलान, आई थिंक वस्त्र उद्योग है, ट्यूरिन ऑटोमोबाइल है, मुझे कन्फ्यूज है इसमें से, थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, तो आप एक बार देख लेना गूगल पे, अगर मैं नोट्स पे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो सकता है मुझे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको आई थिंक मिलान वस्त्र उद्योग है या ट्यूरिन ऑटोमोबाइल, इस तरीके से आप थोड़ा कन्फ्यूज है मुझे, बट आपको इन दोनों को सिटी का आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और पो नदी कहाँ पे गिरती है? एड्रियाटिक सागर में, ठीक है। अब हम आते हैं, वो है राइन नदी। राइन नदी बहुत ही यूरोप की फेमस नदी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आल्प्स पर्वत श्रृंखला से होता है, बट वो गिरती कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आप देखोगे, ये अल्प्स पर्वत श्रृंखला यानी स्विट्जरलैंड, और नीचे से इटली आ जाता है, इधर ऑस्ट्रिया, इधर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ से निकलती है, स्विट्जरलैंड से निकलती है, फिर ये फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर से होते हुए आपको राइन नदी, फिर आपको यहाँ पर आपको देखना होगा, ये नीदरलैंड है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये आपको नीदरलैंड मिलेगा, इधर बेल्जियम और लग्जमबर्ग मिलेगा आपको, इनके बॉर्डर पे होते हुए आपको उत्तरी सागर में ये गिरती है, ठीक है। तो राइन नदी कौन से सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में। राइन नदी कौन से सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में, ठीक है। ये विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है, और इसी व्यस्तम नदी पर एक व्यस्तम बंदरगाह भी स्थित है, जिसका नाम है रोटरडैम, जो नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। ये आप नीदरलैंड वाला छोटा सा देश है, मैंने आपको पहले भी बोला था, नीदरलैंड आपको लिए, वैसे राइन नदी के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। नीदरलैंड की जस्ट नॉर्थ में आपको नॉर्थ सी मिल जाएगा, ठीक है। जो विश्व की सबसे नेक्स्ट व्यस्तम नदी, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, कोयला क्षेत्र की है, यानी कोयला क्षेत्र कौन सी है? जो जर्मनी का एक रूर घाटी है। आप अगर देखोगे, रूर घाटी क्या है? रूर घाटी, जैसे आप अपने इंडिया में अगर देखते हैं, उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको देखते हो, ठीक है, मयूरभंज इस तरीके से, तो वहाँ से कोई रिवर निकलती है, तो उसको इसी तरीके से यहाँ पर जर्मनी की कौन सी है? रूर घाटी है, जहाँ आपको कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे। किसके? कोयले के भंडार, इसलिए इसको राइन नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रंस घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी है। अब अगर आप देखोगे जर्मनी में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्रंस घाटी, जो ब्लैक फॉरेस्ट, जो अगर हमने मैप पढ़ा था, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पढ़ा था, तो यहाँ पर एक ब्रंस घाटी स्थित है। कौन से पर्वत श्रृंखला में? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो, ये नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा क्षेत्र पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच में बहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, विश्व की जो सबसे लंबी ब्रंस घाटी में बहने वाली नदी कौन सी नाम है? राइन, ठीक है। एक और रोन भी आएगी, उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो राइन का और रोन का आपको याद रखना है। अब हम आते हैं रोन। रोन भी ठीक है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, बट ये लोइंस की खाड़ी में गिरती है, यानी भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ये स्विट्जरलैंड है, ये आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, तो यहाँ से स्विट्जरलैंड से निकलती है, फिर इधर सीधा आपको यहाँ पर भूमध्य सागर में गिरती है, जिसका नाम है लोयंस की खाड़ी। क्या है? लोयंस की खाड़ी, यानी लोयंस की खाड़ी में कौन सी गिरती है? लोयंस कौन है? रोन नदी। लोयन कौन है? रोन नदी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस देश में बहती है। अब आते हैं, वो है टिबेर नदी। क्या है? टिबेर नदी, ठीक है। टिबेर नदी का उद्गम स्थल होता है एपिनियंस पर्वत श्रृंखलाएं। अब एपिनियंस पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया था, इटली में है, ठीक है। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? फ्रांस, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन में, आपको बीच वाला जो अंडोरा एक देश है, वहाँ पर आपको पेरिनीज पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। टिबेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? एपिनियंस पर्वत श्रृंखला से होता है। कौन से देश में कौन से सागर में गिरती है? वो है भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम और फिर वेटिकन सिटी, जो छोटा सा एक देश है, वो स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इटली की राजधानी पो है ना, जो एक पो भी नदी थी, उस पर आपको याद रखना है, वो नहीं है, ठीक है।
ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पो में आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी रोम वो है, पो में नहीं है, ठीक है, पो नदी में नहीं है, तो किस पे है, तिबेट नदी पे कौन सी इटली की राजधानी रोम स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वेटिकन सिटी भी तिबेट नदी की स्थित है, एक तिबेर है एक टेगस नदी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आप जितना बार बार पढ़ोगे, जितना अच्छे से हमारा जो वीडियो है उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं वो है डेन्यूब नदी। क्या है, डेन्यूब नदी। आपको ऐसे याद रखना है, ये विश्व की सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है, यानी जैसे डेन्यूब, ड से डेन्यूब, 10 से 10, इस तरीके से याद रख सकते हो। मैंने वैसे ऐसे बनाया है आप लोगों के लिए, डेन्यूब ड से डेन्यूब, ड से 10, ठीक है, यानी 10 देशों से निकलने गुजरने वाली नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये काला सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जर्मनी है, तो ये जर्मनी का जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। जैसे ये डेन्यूब रिवर है, यहाँ से गुजरती है, आप 10 देश देख सकते हो। फिर आपको यहाँ से फिर आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा, ठीक है, फिर आपको स्लोवाकिया मिलेगा, फिर ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जैसे हंगरी मिलेगा, ठीक है, सर्बिया मिलेगा, रोमानिया मिलेगा, इस तरह से बुल्गारिया मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से फिर आपको यहाँ से होके हुई ये कहाँ पर गिरेगी, काला सागर में। कौन से सागर में गिर रही है, डेन्यूब नदी काले सागर में गिरती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये राइन रिवर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जर्मनी की राइन रिवर आपको। फिर इधर ये देख सकते हो अम्बस्टरम, जो नीदरलैंड की राजधानी है, ये आप देख सकते हो, ये नीदरलैंड देश है, ठीक है। इधर ये आप देख सकते हो इंग्लिश चैनल है, फ्रांस के जस्ट ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश चैनल मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, जैसे ये आपको देश यहाँ पर निकलती है, यहाँ से इस तरीके से काले सागर में आपको ये गिरती है डेन्यूब नदी, ठीक है। तो विश्व की सबसे सर्वाधिक देशों में गुजरने वाली नदी है वो डेन्यूब नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है काले सागर में, यानी ब्लैक, काला, काला का मतलब ब्लैक, यानी ब्लैक, ब्लैक में कौन सी है, दोनों ब्लैक ब्लैक में है, आपको याद रखना है। तो क्या है, डेन्यूब, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक सी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ब्लैक ब्लैक से आपको क्या याद रखना है, डेन्यूब नदी। सॉरी। अब है वोल्गा। वोल्गा नदी का इसको है वल्डाई पहाड़ियाँ, यानी अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यूरोल और काकेशस वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वल्डाई पहाड़ियाँ से निकलती है, व से वल्डाई, व से वोल्गा, याद रखना, व से वल्डाई, व से वोल्गा, ठीक है। ये कौन से सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है। डेन्यूब नदी कौन से सागर में गिरती है, वो काला सागर में, यानी डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से, यानी ब्लैक आपको याद रखना, डेन्यूब यानी काला सागर में, वोल्गा, वल्डाइस, और ये कौन से सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये नदी रूस में ही बहती है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यूराल पर्वत के जस्ट साइड में वल्डाई पहाड़ियों से निकलती है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इधर ये आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यूराल से भी आपको याद रखना है, यूराल पर्वत से, ठीक है, ये यूराल पर्वत यहाँ पर है, यूराल और वल्डाई पास में ही इधर देखना है, ठीक है। फिर ये कैस्पियन सागर में भी गिरती है, यानी यूराल और वोल्गा है नदी, वो दोनों कैस्पियन सागर में गिरती है। क्या, वोल्गा और यूराल है, वो कैस्पियन सागर में गिरती है, ये आपको याद रखना है। अब छोटे छोटे जो कंट्री है उनका मैं आपको एक बार जिक्र कराता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट में याद रखना है। जैसे हमने सीन नदी पढ़ा था, सीन नदी किसके, फ्रांस की राजधानी पेरिस के होके हुए जाती है, ठीक है, गुजरती है, ठीक है। तो स्प्री नदी है, वो है बर्लिन, यानी जर्मनी की राजधानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसके किनारे स्थित है, यानी सेक गणराज्य और जर्मनी की सीमा क्षेत्र पर एक लूसिसियन छोटा सा पर्वत है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। स्प्री नदी को आपको एक ही याद रखना है, वो आपको याद रखना है, ये बर्लिन, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होके गुजरती है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होके गुजरती है स्प्री नदी। फिर आती है एल्ब नदी। एल्ब नदी का क्या है, सेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। क्या राजधानी है, प्राग। ये कहाँ से निकलती है, जैसे एल्ब भी छोटा वर्ड है, प्राग भी छोटा वर्ड है, सेक गणराज्य छोटा वर्ड है, सेक गणराज्य, ठीक है, यानी सेक। तो एल्ब का आपको याद रखना है, ये प्राग के किनारे यहाँ से निकलती है एल्ब नदी, ठीक है। फिर विस्तुला की व से विस्तुला, व से वारसा, यानी पोलैंड की राजधानी वारसा है, तो वहाँ से विस्तुला नदी होके गुजरती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, बहुत सारे ऐसे हैं, व से वारसा, व से विस्तुला, ठीक है। फिर निप्पर और निस्टर। निप्पर को आपको याद रखना है, यूक्रेन की राजधानी कीव, यानी निप्पर, यानी कीव के पर, यानी कीव के पर, यानी निप्पर कौन सी है, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उसके किनारे स्थित है। और निस्टर है, वो मालडोवा है, यूक्रेन की सीमा क्षेत्र है, यानी जैसे आप यूक्रेन वाला जो क्षेत्र देखोगे, यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा मालडोवा, तो यहाँ इनके बॉर्डर पे ऐसे निकलती है, ठीक है, सीमा क्षेत्र पे बहती है, वो है निस्टर नदी।
तो ये आपको मोटा मोटा आपको मैंने पूरा रिवर्स यूरोप का क्लियर करवा दिया, जहाँ तक आपको मैंने कोशिश करी है। आप और अच्छे ढंग से इसको मैपिंग में और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वो है यूरोप की झीलें। जो कुछ झीलें हैं, वैसे यूरोप को झीलों का देश किसे बोला जाता है, वो है फिनलैंड को। अगर आप देखोगे जैसे ये फिनलैंड वाला क्षेत्र है, वहाँ आपको क्या बोला जाता है, यूरोप के झीलों का देश। झीलों के देश को क्या बोला जाता है, झीलों के देश को किसको बोला जाता है, फिनलैंड को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बट आपको ये बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी झीलें हैं, तो वो फिनलैंड में है। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, वो उनके ऊपर मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। एक का नाम है कैंस्टांस झील। कैंस्टांस झील है वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा क्षेत्र पे है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, सॉरी स्विट्जरलैंड है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, इधर जर्मनी है, यानी इनके बॉर्डर पे आपको क्या कौन सी झील देखने को मिलेगी, कैंस्टाइंस, ठीक है। यानी कैंस्टांस झील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जेनेवा से आपको याद रखना है, जैसे ये आप देख सकते हो जेनेवा, वैसे इसी स्विट्जरलैंड के पास में है, ठीक है। आपको याद रखना, तो जेनेवा झील कहाँ है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में सीमा क्षेत्र पे कौन सी झील मिलेगा, जेनेवा झील। वैसे आपने जेनेवा बहुत सुना होगा, जैसे बहुत सारे संस्थाओं के हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो आपको याद रखना जेनेवा, ठीक है। तो जेनेवा झील कहाँ है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, आपके बॉर्डर के सीमा क्षेत्र पे आपको जेनेवा झील देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर दो झीलें हैं, एक का नाम है ओनेगा, एक का नाम है लाडोगा। यानी ओनेगा लाडोगा दोनों कौन सी, रूस में, आपको ये याद रखना है। और वैसे छोटी छोटी झीलें वो आपको इस मैप में आपको वैसे जितना मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झील थी वो मैंने आपको बता दी है, आप अच्छे इसको देख सकते हो, ठीक है। ओनेगा लोडेगा दोनों रूस में है। कैंस्टाइंस वो आपको जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे मिलेगी। फिर आपको स्विट्जरलैंड में जेनेवा और स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे जेनेवा आपको झील को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको झील का आपको याद रखना है, इनकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम डिस्कस करते हैं वो है यूरोप के प्रमुख मैदान। यानी यूरोप का आपका अब मोटा मोटा अगर आप अंदाज़ा लगाते हो कि यूरोप, जैसे आप इंडिया को देखते हैं, जैसे नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है इंडिया का, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे पश्चिमी साइड में राजस्थान का देखोगे तो वहाँ आपको थार मरुस्थल मिलेगा। तो इसी तरीके से यूरोप का देखिए कि यूरोप में पर्वत श्रृंखलाएँ किधर है, किस साइड है, मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अगर आप जैसे ये वाला जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, जूम करके या मैं आपको बता रहा हूँ गोला करके, ये है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र, यानी यूरोप का उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र, जिसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन, यानी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र वाला, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था स्कैंडियन जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुराना जो शील्ड का एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ आपको पठार और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यह यहाँ पर फ्यूड का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया था। जो इस कलर में आपको जो ये बड़ा सा भाग दिख रहा है, ये है बीच वाला क्षेत्र है, यूरोप के जो बीच वाला क्षेत्र है। यहाँ आपको एक मिलेगा यूरोप के प्रमुख मैदान में है, जिसका नाम है स्टेपीज, को जिसके नाम से जाना जाता है वो है, ये इस एग्रीकल्चर के लिए और पशुपालन के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के लिए भी है, ठीक है। स्टेपीज घास के मैदान स्थित है, नहीं ये वाला जो क्षेत्र है, ये पर यूरोप में कौन सी घास है, स्टेपीज घास, ठीक है। अब कुछ स्टेपीज घास के बारे में कुछ बताता हूँ। इस घास में जो सर्णोजब मृदा पाई जाती है, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण, ये आपको ध्यान रखना है, शीतोष्ण। अगर आप यूरोप को देखोगे, मुझे जहाँ तक लगता है वर्ल्ड में अगर कोई महाद्वीप सबसे अच्छा लगता है वो मुझे यूरोप महाद्वीप अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर इतनी ना गर्मी पड़ने वाली है, ठीक ठीक रहती है, बर्फीला भी क्षेत्र है, यानी ठंडा भी मौसम रहता है। तो आपको याद रखना शीतोष्ण, ठीक है। और इसको जो स्टेपीज घास के मैदान को है, उसको हंगरी में क्या बोला जाता है, हंगरी में पुष्टाज बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। जैसे वेनुजुला में हमने वहाँ पर पढ़ा था आगे, ठीक है, वेनुजुला है। फिर हमने नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे पढ़ा था, ठीक है। फिर हम दक्षिणी अमेरिका में वेल्स का पढ़ा था, ठीक है, और डाउन्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया में डाउन्स का। तो ये आपको याद रखना है, हंगरी है वो, हंगरी में क्या बोला जाता है, पुष्टाज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो स्टेपीज घास के मैदान है, अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप आपके घर के आसपास जो घास उगाते हो ना, जैसे उसको क्या बोला जाता है, हमारे जो मारवाड़ी दोब या ध्रोब बोला जाता है, ठीक है। तो वो उस तरीके से स्टेपीज घास निर्मित है, यानी उसका विकास छोटी और पौष्टिक घास से विकास से बना होगा। रेड कलर की ये भी है अच्छी ढंग से, और पौष्टिक घास है, तो यहाँ का एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब है छोटा सा और, जैसे ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपको ब्लैक में दिख रहा होगा, ये है आपको मेसेटा और मैसिव का जो पठार वाला क्षेत्र है, सिल्ड का एग्जाम्पल जो पुराना भूभाग वाला क्षेत्र है। ये है केंद्रीय उच्च भूमि वाला, यानी बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र है। ये आपको इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है, यानी यहाँ पर पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस में मैसिव और मेसेटा पे स्पेन, ठीक है। स्पेन में क्या है, मेसेटा। तो ये आपको पठारी क्षेत्र आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पर आपको अल्पस पर्वत यानी अल्पाई पर्वत अल्पाइन, ठीक है। तो अल्पास से
आपको अल्पाइन प्रदेश ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे आपको पर्वत श्रृंखलाएं को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर बल्कान देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर काकेशस देखने को मिलेगा, यूराल देखने को मिलेगा। जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये पर मैदानी यूरोप का मैदान का प्रमुख, जैसे आपको मैंने ये डिस्कस करवाया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा यहाँ पर मैदानी जो इलाका है या उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि है, जो शील्ड का एग्जाम्पल है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यूरोप की सागर, खाड़ी और जल संधि। इन तीनों को एक साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर मैपिंग अच्छे ढंग से कंट्री का अगर आपको पता है तो यहाँ पर नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, इधर फिनलैंड है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे इसके बीच में कौन सा देश सागर आता है, बाल्टिक सागर, ठीक है। तो ये आपको बाल्टिक सागर, फिर यहाँ पर जैसे डेनमार्क के जैसे साइड में तो ये उत्तरी सागर आ जाता है। फिर उत्तरी सागर के जस्ट नीचे फ्रांस और यूके के बीच में आता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इधर आप देखोगे जैसे इटली वाला ये न्यूक्लियर क्षेत्र, इटली का देश है फैला हुआ, यहाँ पर आता है एड्रियाटिक सागर। फिर एड्रियाटिक सागर में इधर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, जो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में है, ठीक है। यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर हम देखते हैं जैसे ये कैस्पियन सागर हैं, जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे हैं। उसके बाद जैसे देखते हैं ये काला सागर, और फिर ये अजोव सागर। काला सागर के जस्ट ऊपर में अजोव है और नीचे की साइड में मरमरा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप आई थिंक लोकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये आपको एजियन सागर याद रखना है, वो हम एक एक डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर आपने अगर देखा होगा, जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर नॉर्वे पढ़ा, स्वीडन पढ़ा, यहाँ पर फिनलैंड पढ़ा, यानी एनएसएफ पढ़ा। एनएसएफ के जस्ट नीचे आपको अगर आप देखोगे तो ये बाल्टिक क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला बाल्टिक क्षेत्र है, यहाँ तक बाल्टिक क्षेत्र है। अब तो हम बाल्टिक सागर को पढ़ते हैं, बाल्टिक सागर। तो यहाँ पर अगर आप बाल्टिक सागर को देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और वापस जूम कराता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बोथनिया की खाड़ी, किसकी, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये फिनलैंड वाला क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ को आपको देखने को मिलेगी फिनलैंड की खाड़ी। जो देश है, जैसे अब हम देखते हैं बांग्लादेश या भारत की देखोगे तो बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से जो भी देश है तो वहाँ आपको मिलेगा बांग्लादेश की खाड़ी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अब थोड़ा सा और देखोगे तो जैसे ये बाल्टिक क्षेत्र का और छोटा सा इसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पर लातविया देश आता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीगा की खाड़ी। जो लातविया की राजधानी है रीगा, तो आपको क्या मिलेगा, रीगा की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसकी खाड़ी, रीगा की खाड़ी। तो हम बाल्टिक क्षेत्र को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके बाल्टिक क्षेत्र में नॉर्वे टच में नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बीच में स्वीडन आ जाता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये आपको स्वीडन याद रखना है। ये आपको देखोगे तो बोथनिया की खाड़ी है, जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है, यानी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में कौन सी खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर ये फिनलैंड आ जाता है, ठीक है। फिनलैंड के जैसे ये वाला आप क्षेत्र देखोगे तो ये आपको देखने को फिनलैंड की खाड़ी देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे इधर आपको रूस का टच है, जैसे आप फिनलैंड की खाड़ी का इधर देखोगे तो ये रूस भी इससे कनेक्ट करता है, ठीक है, बाल्टिक सागर से। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है एस्टोनिया, फिर आता है लातविया, फिर आता है लिथुआना। ये आपको कंट्री, तीनों कंट्री इसे कंटिन्यू याद रखनी है, ठीक है। फिर हम दो कंट्री याद रखनी है, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। तो आपको ये क्या 5 ये हो गई, और फिर एक रूस, ये 6 हो गई। उसके बाद ये आपको 3 देश याद रखना है, यानी 6 और 3 9 देश है, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड। जो आपने देखा होगा डेनमार्क के बाद में इधर आपको उत्तरी सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 9 कंट्री कैसे याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आप देखोगे, जैसे ये स्वीडन और फिनलैंड आप दोनों याद रख सकते हो, ठीक है। फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, ये तीनों देश कंट्री साथ में हो गए। फिर फिनलैंड और इसके बीच में, एस्टोनिया के बीच में रूस देश है, ठीक है। फिर रूस का आ जाए। फिर पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। तो ये 9 कंट्री कहाँ पर होगी, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये IR में न्यूज़ में भी रहा था, ठीक है। फिर हम आते हैं उत्तरी सागर, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, बाल्टिक सागर पढ़ा था, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे ये डेनमार्क देश है, आप देख सकते हो, डेनमार्क की जस्ट इस साइड में आपको क्या मिलेगा, उत्तरी सागर, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे मैं इनका ऐसे बताता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ये वाला आपको क्या देखने को मिला था, ये आपको मिला था बाल्टिक सागर। अब हम ये वाला आपको क्या मिलेगा, ये है उत्तरी सागर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने ये वाला, ये पोर्शन हम कहाँ करवा रहे हैं, ये वाला जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से ये आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पर उत्तरी सागर में आपको नॉर्वे टच में है, ठीक है। फिर डेनमार्क भी है, ठीक है, आप डेनमार्क देख सकते हो।
फिर नीदरलैंड भी है जो छोटा सा देश है नीदरलैंड, फिर जर्मनी भी थोड़ा सा ये वाला भाग जर्मनी का है, इधर नीदरलैंड का है, इधर छोटा सा बेल्जियम का है, बट यहाँ लग्जमबर्ग है तो वो पीछे रह जाता है, ठीक है। फिर ये फ्रांस है, और फिर इधर उस साइड जो छोटा सा आपको एक द्वीप की तरह दिखता था यूके, यानी इसके जो इंग्लैंड का आप देखोगे यूके वाला जो पार्ट है वो देखोगे, ठीक है। ये इधर आपको स्कॉटलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो आयरलैंड है, वो कनेक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक बार और बताता हूँ, जैसे आप देख सकते हो, अब आपको ये कंट्री याद रखनी है। जैसे ये अभी वैसे यूपीएससी प्रीलिम 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। जैसे ये आप देख सकते हो यूपीएससी प्रीलिम 2024 में यहाँ पर प्रीलिम से क्वेश्चन आया था कि कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर के साथ कनेक्ट होती है। अगर आप देखोगे जैसे फिनलैंड है, तो फिनलैंड यहाँ पर बाल्टिक सागर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जर्मनी, जैसे आप ये देख सकते हो जर्मनी का ये वाला पार्ट है, ये जर्मनी का पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, यानी जर्मनी कनेक्ट है, ठीक है। फिर ये जैसे नॉर्वे का पार्ट है तो हम नॉर्वे को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी रूस तो यहाँ बहुत दूर हो गया है तो ये रूस नहीं है, इसका मतलब यहाँ केवल 2 सही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते थे, ठीक है। तो ये जर्मनी ये वाला क्षेत्र जैसे नॉर्वे का क्षेत्र है, इधर डेनमार्क का क्षेत्र आ जाता है, इधर नीदरलैंड का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर इधर स्कॉटलैंड का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे उत्तरी सागर के जस्ट नीचे की साइड है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल। अगर आप देखोगे जैसे ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इंग्लिश चैनल। अगर आप देखोगे फ्रांस और इंग्लैंड को जो अलग करता है उसका नाम है डोवर जल संधि, यानी मैं आपको डोवर जल संधि और जो खाड़ी है जल संधि वो एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे आप सागर को अगर आप देखोगे जैसे ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, तो इंग्लिश चैनल की जो बीच में है वो है डोवर जल संधि, जो जैसे ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, यानी इंग्लैंड ये यूके का एक पार्टी है इंग्लैंड, और फ्रांस को अलग करता है, क्या करता है? डोवर जल संधि, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, वो है एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, जैसे हमने ये वाला क्षेत्र पढ़ा बाल्टिक, ठीक है। बाल्टिक हमने कहाँ तक पढ़ा? यहाँ तक डेनमार्क तक पढ़ा। फिर डेनमार्क के बाद इधर हमने पढ़ा उत्तरी सागर। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा क्या? इंग्लिश चैनल, जो यहाँ पर एक बीच में संधि है वो है डोवर जल संधि। कौन सी है? डोवर जल संधि, ठीक है। हमने यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी पढ़ी, यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी पढ़ी, यहाँ रीगा की खाड़ी पढ़ी, ठीक है। आपको ये आपको देख सकता है, ये वाला है क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक बार मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? बिस्के की खाड़ी। क्या मिलेगी? बिस्के की खाड़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या मिलेगी? बिस्के की खाड़ी। जैसे हमने, मैं आपको एक बार और वापस से क्लियर कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पर पढ़ा ये वाला क्षेत्र है, ये है बाल्टिक सागर का क्षेत्र। यहाँ पर है बोथनिया की खाड़ी, ये है फिनलैंड की खाड़ी, ये है रीगा की खाड़ी, ठीक है। इधर है, ये है बिस्के की खाड़ी, जो हमने पढ़ा था। कौन सी रिवर गिरती है? एक फ्रांस की रिवर गिरती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आता है वो है लोरेंस की खाड़ी। अब हम जिक्र कर रहे हैं वो है एड्रियाटिक सागर, जो आपको ये वाला देखने को मिल रहा है इधर, यानी इटली की साइड में आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है एड्रियाटिक सागर, यानी हम इसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये इटली देश है, आप देख सकते हो ये इटली है, ठीक है। तो ये इटली के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर किसके साथ? सबसे ज़्यादा इटली के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना लंबा आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये 20 वाला जो कलर कर रखा है ये एड्रियाटिक सागर है। अब आपको ये देश याद रखने हैं, एक है स्लोवेनिया, ठीक है, फिर क्रोएशिया, फिर बोस्निया, फिर मोंटेनिग्रो और मैसेडोनिया। जैसे यहाँ पर आपको मोसेडेनिया मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मोसेडेनिया मिलेगा, वो कनेक्ट नहीं है, याद रखना है। मोंटेनिग्रो कनेक्ट है, ठीक है। फिर अल्बानिया, फिर ग्रीस। इन देशों की आपको राजधानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपको एड्रियाटिक सागर के साथ कौन कौन से देश कनेक्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इटली तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे की साइड में ग्रीस आता है, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक मोंटेनिग्रो है वो भी याद हो जाएगा, यानी मैसेडोनिया नहीं है, तो ये आपके माइंडसेट में याद रखा। आप देख सकते हो, देखो स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया, यानी या तीनों के देश के पीछे भी आ जाता है। तो आपको ये तीनों देश एक साथ याद रखने हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, या आपको ये तीनों देश एक साथ आते हैं, यानी ये आपको देश अच्छे से ढंग से क्लियर होंगे। अब हम पढ़ते हैं काला सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी जल संधियाँ हैं, बहुत सारी आपको याद रखना, बहुत से छोटे छोटे सागर है, ठीक है। हम काले सागर के साथ साथ भी और भी सागर हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी साथ में पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे ये मैं आपको यहाँ पर आपको एक बार जूम करके बताता हूँ। जैसे ये काला सागर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये काला सागर है, इससे ऊपर है वो अजब सागर, यानी आपको इस तरीके से याद रखना है।
नीचे की साइड में मरमरा सागर। तो आपको याद कैसे रखना, यानी का मतलब होगा अजो, का मतलब काला सागर, फिर है म, यानी अकम। अकम अगर आप हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो तो वो संगम काल में ये फेमस है अकम। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, अगर अकम भी फेमस है तो अकम मतलब अजो काला मरमरा, ठीक है। का मतलब अजो काला सागर मरमरा सागर। तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं रहेगा, यानी नॉर्थ में कौन सा है, अकम, यानी अजो सागर, काला सागर, मरमरा सागर, ठीक है। अब काला सागर और मरमरा के सागर के बीच में एक और है जो है जल संधि आती है, जिसका नाम है क्रेंस जल संधि या क्रस जल संधि भी बोला जाता है, ठीक है। यानी क्रेंस जल संधि है वो है काला सागर और अजब सागर के, यानी अक के बीच में क्या आ जाता है, अक के बीच में क्रस आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रस आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे काला सागर और मरमरा के बीच में है बोस्फोरस। एक बोस जल संधि अलग है, ध्यान रखना है, यानी बोस जल संधि है वो अलग है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ की साइड में आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी बोस जल संधि। आपको याद रखना बोस्फोरस, यानी बोस्फोरस का मतलब है कि बोस्फोरस कब आएगा, कल आएगा, ठीक है। और अक का क्या है, अक का क्रस है, कल का क्या है, बोस्फोरस, यानी बोस्फोरस कब आएगा, कल आएगा, ठीक है। तो यानी कल का मतलब काला सागर और मरमरा के बीच में कौन सी जल संधि है, बोस्फोरस जल संधि है। ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही आपको याद रखना है। दो जो आपको जल संधि दिख रही है क्रस और बोस्फोरस, ये आपको याद रखना है। अक से कौन सी होगी, क्रस, अक का क्रस कौन सा है, यानी अक का क्रस है, ठीक है। तो कौन सा है, काला सागर और अजो सागर। बोस्फोरस का कौन सा है, बोस्फोरस कल आएगा, यानी बोस्फोरस का मतलब कल, यानी सॉरी कल का मतलब कम, सॉरी मैंने कम लिख दिया, कम। जैसे अक यानी अक का क्या होगा, अक का वैसे ही हो गया काला, सॉरी अजो सागर काला सागर, यानी क्रस है, क्या है, क्रैस या करंज सागर, ठीक है। ये आपको याद रख सकते हो, ठीक है। कम क्या है, कम बोस्फोरस, यानी बोस में इतना फोर्स नहीं है, यानी बोस में इतना फोर्स नहीं है, यानी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने वैसे अपने अकॉर्डिंग मैंने याद कर रखा है, तो मैं आपको याद करने के लिए ये बता सकता हूँ, अक और कम, अक का होगा क्रस और कम का होगा बोस्फोरस। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो भी आपका हो जाएगा। अक का आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा ओजो सागर और काला सागर है, कम का क्या होगा, काला सागर और मरमरा सागर है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, अक का और कम का, ठीक है। अब काला सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री है वो इसके लिए मैं आपको याद कराता हूँ। बर्गर, यानी काला सागर में आपको क्या मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बर्गर, बर्गर टी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बर्गर टी। कहाँ पर मिल रहा है, काला सागर में, यानी बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रूस, टर्की। कितना अच्छे से आपको याद हो जाता है जल्दी से, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रूस, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, टर्की, अरे रूस, टर्की, ठीक है। तो इस तरीके से यानी बर्गर टी कहाँ पर मिल रहा है, काला सागर में मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। ओजो सागर और काला सागर के बीच में एक और है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये आप देख सकते हो। ये वाला जो व्हाइट व्हाइट में दिख रहा था, ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, जो यूक्रेन की जस्ट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन भी आपको पता होगी, इनके आसपास कंट्री भी आपको याद होगी। हमने कहाँ पर करवाया था, हमने जैसे ये आप देख सकते हो, सॉरी एक मिनट, ये जैसे ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हमने काला सागर पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने क्या बर्गर टी पढ़ा था, यानी जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, इस तरीके से आपको मतलब रोमानिया, बुल्गारिया, फिर किसी भी तरीके से यूक्रेन, ठीक है, फिर रूस और फिर टी का मतलब टर्की, इस तरीके से यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये काला सागर याद हो गया होगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने याद कराई, संधि भी, जल संधि भी याद आपको याद हो गई होगी, यानी जल संधि से आपको यही याद रखना है, अक यानी क्रस, अक का क्रस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कल, कल सॉरी कम, कल कम, कल याद आ जाता है, कम, कम का क्या होगा, कम यानी बोस्फोरस में फोरस नहीं है, यानी कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों को याद रखना है। अब है इसके जस्ट नीचे, यानी मरमरा और एजियन सागर के बीच में एक और जल संधि आती है, वो आपको याद रखनी है। दोनों मैंने वैसे याद कर दिए, ये आपको याद रखनी है, दार्दानेल्स जल संधि है, जी आप देख सकते हो। ये मरमरा सागर है, ये एजियन सागर है, जिसके बीच में आती है जो है वो है दार्दालेंस, क्या है, दार्दालेंस जल संधि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया है, आपको याद रखना है। जल संधि वो भी याद करते करवा दी है, और खाड़ी है वो भी मैंने आपको याद करवा दी है। मैं आपको एक बार और रिटर्न से आपको बताता हूँ। जैसे आप क्रस का क्या होगा, अक होगा, अब आपको अक से याद रखो, अक से यानी अजो और क से काला। बोस्फोरस का क्या होगा, कम होगा, यानी कम से काला सागर, और म से मरमरा। इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी बोस्फोरस का क्या है, कम है, क्रैस का क्या है, अक। ये आपको इस तरीके से याद रखना, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, ठीक है।
अब है जो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर वैसे एशिया प्रायद्वीप में हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बट आप इसकी एक बार लोकेशन देख लो, क्योंकि ये यूरोप और इनके बॉर्डर पे आता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर का 5 देश है। वैसे यहाँ पर यूपीसी प्रीलिम्स में 2019 में क्वेश्चन आ रखा है इनका सबका, ठीक है। यूपीसी प्रीलिम्स 2019 में अगर आप देखोगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कैस्पियन सागर हम वैसे कहाँ पर पढ़ेंगे, एशिया प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, रूस और ईरान को आप वैसे याद कर लेना है, रूस और ईरान, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये तीनों ऐसे वर्ड एक साथ मिलजुल के रहने। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस, 5 देश है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक बार और रिवीजन करने के लिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ ताकि आप इसमें कन्फ्यूज नहीं रहो, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये हमने बाल्टिक सागर पढ़ा था, ये मैं आपको एक बार जूम करके बताता हूँ। ये बाल्टिक सागर पढ़ा था। बाल्टिक सागर वाला ये जैसे ये छत्र है बोथनिया, ये है फिनलैंड का छत्र, ठीक है। ये हम रीगा का छत्र, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने यहाँ से पढ़ा था, जैसे ये वाला यहाँ तक छत्र है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में क्या है, यहाँ पर क्या है, नॉर्वे, ठीक है। इधर क्या है, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, ये आप देख सकते हो। फिर आपका यूके का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी सागर। उत्तरी सागर के जस्ट आपको अगर इधर बगल में देखा होगा आपने, फ्रांस और यूके के यानी इंग्लैंड के बीच में आपने क्या पढ़ा था, इंग्लिश चैनल, ठीक है। यानी इंग्लिश चैनल आपने क्या पढ़ा था, इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था एक जिसका नाम था बिस्की की खाड़ी, क्या था, बिस्की की खाड़ी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे इसकी बिस्की की साइड जस्ट अपोजिट की साइड में हमने पढ़ी थी लॉरेंस की खाड़ी। आजकल लॉरेंस नाम ज़्यादा आ रहा है ना लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पर आपने देखा होगा एड्रियाटिक सागर, जहाँ पर 7 देश आते हैं, ठीक है। जैसे इटली आता है, ठीक है, फिर क्रोशिया, बोस्निया, ठीक है, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था काला सागर, जैसे यहाँ पर क्रीमिया प्रायद्वीप है, ठीक है। काला सागर के ऊपर में हमने पढ़ा था ओजोव सागर, क्या पढ़ा था, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या पढ़ा था हमने। जैसे यहाँ पर पढ़ा था हमने, जैसे यहाँ पर ओजोव सागर, यहाँ ये काला सागर है, ठीक है। ये क्या है, मरमरा सागर, यहाँ पर आपको देखने को मिला एजियन सागर, ठीक है। एक तरह से मैं आपको थोड़ा मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो आपको एजोव यानी क के बीच में क्या आ रहा है, अ के बीच में क्रश आ रहा है यानी क्रैश, ठीक है, या क्रैश या क्रश याद रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर आता है कम, यानी ये काला सागर है, ठीक है, ये मरमरा सागर है, यानी कम के बीच में क्या आता है, बोस्पोरस जल संधि, यानी बहुत ही आराम से आपको याद हो गया होगा बोस्पोरस, ठीक है। उसके बाद में आता है मरमरा और एजियन को वैसे भी आपको याद रखना है दार्जालेंज, ठीक है, दार्जालेंज जल संधि, ठीक है। उसके बाद इधर कैस्पियन सागर है, वो हम एशिया महाद्वीप में अच्छे ढंग से विस्तार से पढ़ाएंगे। तो मैं ये आपको नोट्स है, जहाँ तक हम देखो हमारा एक सिस्टम रहता है कि हम इसको अच्छे ढंग से कवर करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम कुछ नोट्स आपको प्रीमियम में आपको प्राइस के रूप में, बहुत ही कम प्राइस के रूप में वो आपको फ्री में, कुछ फ्री में, कुछ आपको प्राइस के रूप में अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। जो प्राइस वाले जो आपको मिलेंगे वो आपको ऐप पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं वो, आप एक बार सीमित लिमिट है उनकी भी, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो सकती है। अभी जो चल रहे हैं क्लास उसके साथ मैंने कम प्राइस कर रखी है, ठीक है। वो आपको 1-2 दिन में मैं आपको ऐप पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जैसे जो भी मेंटरशिप स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फ्री है, यानी जो सब कुछ जो हमारे स्टडी IAS देवासी चैनल पे जो हमारी टीम के साथ सब कुछ जो नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपके लिए सब कुछ फ्री होगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। उनके लिए कोई भी आपको ऐप पर अवेलेबल आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको जो आपको 99 के लिए अभी दिवाली तक ऑफर है वो अगर आप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपका ऑफर भी, ये प्राइस भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप कोशिश दिवाली तक आपका ये ऑफर सीमित है, लिमिट सीमित है। उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हमारे नोट्स से खुश है, हमारी क्लासेस से खुश है। तो इसलिए जहाँ तक हमने कोशिश करी और अच्छे ढंग से बताने की, ताकि आप लोग और अच्छे ढंग से हमारे लोगों के साथ जुड़ो। वैसे मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए। ये आप देख सकते हो टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप थोड़ा सा इन दोनों को देख लीजिए। ये आप देख सकते हो, यानी स्टडी IAS देवासी है, इन दोनों को यूट्यूब और टेलीग्राम, और फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको बहुत सारे, मतलब ये समझ सकते हो 60-40 का रेशियो है, यानी 60% आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें मिलेगी, 40% है वो आपको प्राइस में प्रीमियम के रूप में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको नोट्स से आपको जो भी है वो आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको क्लास ही वो भी जल्दी लेके आऊँगा आपकी बात, ठीक है। थैंक यू।